Assalamu alaikum students. Here I am teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exam. Students, हमारी वेबसाइट पर ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें, उन्हें गाइड करें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें. स्टूडेंट्स, आई होप सो आप हमारी वीडियो लेक्चर से मैक्सिमम नॉलेज को गेन कर सकेंगे और इस तरह से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 13 विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को. हमारे जो एक्सरसाइज रिव्यू शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बुक के, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 13.1. हाउ कैन यू शो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. एक मतलब हम लोग किस तरह से एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये शो कर सकते हैं कि दो तरह के इलेक्ट्रिकल चार्जेस मौजूद होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट. अगर आप किसी भी कॉम को अगर आप अपने बालों में फेरें, ठीक है, तो उससे ये होता है कि चार्जेस बिल्डअप होते हैं और फर्दर उसी कॉम को पीस ऑफ पेपर पे फेरें तो पीस ऑफ पेपर है वो फ़ौरन से अट्रैक्ट हो जाता है. तो ये फ़ौरन से अट्रैक्ट होकर इस कॉम के साथ हो जाता है अटैच्ड. इसका मतलब ये हुआ कि इन बॉडीज़ में अपोजिटली चार्ज प्रेजेंट थे और ये आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए. तो इस तरह से आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके ये शो कर सकते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस. वन इज़ पॉजिटिव चार्जेस एंड अदर वन इज़ नेगेटिव चार्जेस. आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा और ये आप इसका आंसर आप इजीली लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी गई है. हम लोग एक्टिविटी 1 को भी रीड आउट करते हैं. टेक अ प्लास्टिक रॉड, रब इट विद फर एंड सस्पेंडेड इट हॉरिजॉन्टली बाय अ सिल्क रॉड. हम लोगों ने एक प्लास्टिक रॉड लेना है, ठीक है, उसको हम लोगों ने रब के साथ फर करना है और उसको सिल्क रॉड के ज़रिए हम लोगों ने सस्पेंड कर देना है. नाउ टेक अनदर प्लास्टिक रॉड एंड रब इट विद फर, ब्रिंग नियर द सस्पेंडेड रॉड. अब हम लोगों ने एक प्लास्टिक रॉड एक और लेना है जिसको हम लोगों ने रब के साथ फर करना है और इसे सस्पेंडेड रॉड के हम लोगों ने करीब लेके आना है. नाउ विल ऑब्जर्व दैट बोथ द रॉड विल रिपेल ईच अदर. तो दोनों रॉड्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इट मीन्स ड्यूरिंग अ रबिंग बोथ आर रॉड्स आर अपवर्ड चार्ज्ड. स्टूडेंट्स, ऑपोजिट चार्ज होंगे तो ऑब्वियसली वो रिपेल करेंगे. अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो दो डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो ही उनमें रिपल्शन होती है, तो ही वो रिपेल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल सी एक्टिविटी थी. आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में एक्टिविटी नंबर जस्ट 1 ही लिख देंगे तो इट मे बी इनफ. तो इतना ही काफ़ी होगा हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2 है, ये भी आप रीड आउट कर लीजिएगा. सिंपल सी एक्टिविटी है, इसे हम लोगों ने अपने टॉपिक में भी डिस्कस किया था डिटेल से. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 13.2. डिस्क्राइब द मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज़ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड से हम लोगों ने आप किसी भी बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं. ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने लेक्चर में भी डिस्कस किया था. आप कोई भी अनचार्ज्ड बॉडी किसी भी चार्जिंग रॉड के साथ जब हम लेके आते हैं उसे, ठीक है, कोई भी अनचार्ज बॉडी है, लेट्स सपोज ये न्यूट्रल बॉडी है, जब हम इसे किसी चार्जिंग बॉडी के साथ लेके आएंगे, अब ये चार्जिंग रॉड में भी ये नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है. अब हम जैसे इसको करीब लेके आते हैं तो होता ये है कि फ़ौरन से इन बॉडीज़ में जितने भी मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक साइड पे आ जाते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो दूसरी साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब इन दो बॉडीज़ को जो न्यूट्रल बॉडीज़ थी हम लोग इनको सेपरेट कर लेते हैं. अब जब हम इनको सेपरेट कर लेते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी सेपरेट हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज बॉडी सेपरेट आउट हो जाती है. अब स्टूडेंट, साथ ही जो ये चार्जिंग रॉड थी जिसको हम साथ लेकर आए थे, इस चार्जिंग रॉड को हम लोगों ने रिमूव कर देना है. अब जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे तो ये दो ऑब्जेक्ट जो न्यूट्रल थे, अनचार्ज थे, अब ये ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हो चुके हैं.
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसका डिटेल आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 13.3 है, हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफ़र फ्रॉम द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मेथड डिफरेंट क्यों है अगर हम लोग चार्ज प्रोड्यूस करें बाय फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, एज़ यू नो डैट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम लोगों ने दो बॉडीज़ को फिज़िकली हम लोगों ने टच नहीं करना था, हम लोगों ने उनको टच नहीं करना। अब हम जस्ट इनको करीब लेके आते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मुताबिक वो आपस में चार्ज्ड हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग फ्रिक्शन में देखें तो फ्रिक्शन में हम लोग दो बॉडीज़ को रब करते हैं और रब करने की वजह से उनमें जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं तो उसे हम कहते हैं चार्जेस बाय फ्रिक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम लोग दो बॉडीज़ को टच नहीं करते और फ्रिक्शन वाले मेथड में हम दो बॉडीज़ को टच करते हैं। इसके अलावा ये दो मेजर डिफरेंस है इन दो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और फ्रिक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इसको रीड आउट करते हैं। ट्रांसफरिंग चार्जेस, ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सेकेंड वन हमारे पास प्रॉपर्टी है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर रबिंग। फ्रिक्शन के दौरान हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, उनका एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास चार्ज स्टोर्ड हो जाता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑब्जेक्ट हैज़ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। हम उन्हें फिज़िकली टच नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से उनमें रिपल्शन होती है, रिपल्शन की वजह से उनमें चार्ज स्टोर्ड हो जाता है, उनके दरमियान किसी किस्म का कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता। स्टैटिक डिस्चार्ज, द लॉस ऑफ स्टैटिक हैज़ नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। थ्री मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। हम लोग मेथड चार्जिंग के तीन मेथड्स हैं। फर्स्टली इज़ फ्रिक्शन, सेकंड वन इज़ कंडक्शन एंड थर्ड वन इज़ इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हम लोग फ्रिक्शन के मेथड से की जो चार्जिंग है उसकी एग्जांपल्स को शो करेंगे। क्लॉथ रबिंग टुगेदर इन अ ड्रायर, ठीक है, फुट रबिंग ऑन आवर कारपेट्स। इनके थ्रू हम लोग चार्जेस को स्टोर करते हैं फ्रिक्शन के मेथड के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है चार्जिंग बाय कंडक्शन एग्जांपल। फुट बिकम चार्ज बाय फ्रिक्शन, रेस्ट ऑफ बॉडी बिकम चार्ज बिकॉज इट्स कॉन्टैक्ट विद फुट। Charging by induction example, electron or fingertips cause electron on the doorknob to move away, leaving doorknob with a positive charge. स्टूडेंट, इस तरह से ये तीन मेथड हैं, फ्रिक्शन है, कंडक्शन है, इंडक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में बॉडीज़ आर नॉट फिजिकली टच्ड, इनफैक्ट चार्ज इंड्यूस्ड बाय ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन द बॉडीज़ आर फिजिकली टच्ड। ओके, फ्रिक्शन में क्या होता है, जब हम बॉडीज़ को रब करते हैं तो उनमें बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के साथ टच करती हैं, इस तरह से चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हमारे पास बॉडीज़ टच नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के थ्रू हम लोग इनके दरमियान में चार्ज इंड्यूस करवा लेते हैं किसी दूसरी बॉडी में। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 13.4। So 13.4 is what is Gold-Leaf electroscope? Discuss its working principle with a label diagram. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट किया है। ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं चार्ज को। हम लोग डिटेक्शन ऑफ चार्ज के लिए इसे यूज़ करते हैं। और सेकेंडली हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो चार्ज है ये चार्ज किस तरह का है, ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप्स को डिटेक्शन ऑफ चार्ज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके डायग्राम्स को लेबल करते हैं।
स्टूडेंट्स, हमारे पास एक जो ये आप लोगों को स्फीयर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ब्रास डिस्क होती है। ब्रास डिस्क के साथ लीव्स अटैच्ड होते हैं। लीव्स और ब्रास डिस्क आपस में का डिस्टेंस फिक्स होता है। इनके दरमियान में हम लोगों ने एक इंसुलेटर फिक्स किया होता है। ये जो आपको एक पतली सी रॉड नज़र आ रही है चिप, ये हम कहते हैं ये ब्रास रॉड है। ये सारा फिनोमिना एक ग्लास जार के अंदर हो रहा होता है और इसमें एक थिन एल्युमिनियम की फॉइल अटैच्ड होती है इस ग्लास जार के अंदर, और फर्दर हम लोग इस एल्युमिनियम फॉइल को ग्राउंड कर देते हैं एक कॉपर वायर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 13.5। Suppose you have a glass rod which become positively charged when you rub it with wool. Describe it. How would you charge the electroscope, negatively or positively? Students, let's suppose हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ठीक है, विच बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज जब हो जाता है, जब हम इसको रब करते हैं वूल के साथ, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ वुड यू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली, कि आप इलेक्ट्रोस्कोप को किस तरह से नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं और किस तरह से पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लेक्चर में भी डिटेल से डिस्कस किया था कि जब भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज करना होता है तो हम लोग कोई भी पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके आते हैं, इसके डिस्क के पास लेके आते हैं, तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। सिमिलरली अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम लोग कोई भी नेगेटिव ग्लास रॉड इसके पास लेके आएंगे, इस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप के हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन में। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप को हम लोग नेगेटिवली किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज नेगेटिवली विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रॉड। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रॉड होगा तो हम लोग उसको अपने इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। Touch a negatively charged rod with a disc of neutral electroscopes. Negative charge of the rod will transfer to electroscope and will causes it leaves in diverge. जैसे ही हम लोग पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आएंगे तो इसके जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखते हैं अब सेकेंडली कि हम लोग अपने इलेक्ट्रोस्कोप्स को पॉजिटिवली चार्ज किस तरह से कर सकते हैं। In order to produce a positive charge on the electroscope, bring a negatively charged rod body and its body of the disc of the electroscope. Positively charged will appear on the disc and the electroscope, while negatively charged will shift on the leaves. Students, आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोग कोई नेगेटिव चार्ज की जो डिस्क है वो लेके आते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप्स के पास, तो इसके जो लीव्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो हो जाता है, लीव्स की डाइवर्जेंस शो हो जाती है। इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.6 को। With the help of electroscope, how you can find presence of a charge on a body. अगर हमें नहीं पता किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज मौजूद है तो हम लोग किस तरह से डिटेक्ट कर पाएंगे कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग अपने रॉड को इलेक्ट्रोस्कोप्स के पास लेके आए तो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप्स के लीव डाइवर्ज कर गए तो हम लोग कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है। लेकिन अगर हमने देखा कि हम लोग अपने इलेक्ट्रोस्कोप को हम रॉड को इलेक्ट्रोस्कोप्स के पास लेकर आए और उसमें किसी किस्म की कोई डाइवर्जेंस शो नहीं हुई, इसके लीव्स में किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस शो नहीं हुई, तो हम कहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो अनचार्ज्ड है। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे फिग नंबर 2 में हम लोगों ने देखा हमारी जो रॉड थी वो नेगेटिवली चार्ज है। जैसे ही हम लोग उसे इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके जाएंगे तो हमारे जो लीव्स हैं उनमें डाइवर्जेंस शो होगी। डाइवर्जेंस मतलब उनमें थोड़ी ना कोई डिस्टर्बेंस होगी जो ये शो करता है कि वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है। चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से ही जो लीव्स हैं वो हमारे डाइवर्ज हुए। स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं।
In order to detect the presence of charge of a body, bring the body near to disk if an uncharged electroscope. If the body is neutral, there will be the no deflection of the leaves. अगर हमारी बॉडी न्यूट्रल है तो इनके लीव्स में किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी. But if the body is positively or negatively charged, the leaves of the electroscope diverge. लेकिन अगर हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उनमें जो लीव्स हैं उनमें डाइवर्जेंस का फिनोमिना शो होगा. Positive, for example, if the body is negatively charged due to the electroscope induction, positive charge will appear on the disc while the negative charge will appear on the leaves. अगर हमारे पास कोई नेगेटिवली चार्ज्ड डिस्क है उसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर आते हैं तो हमारे जो लीव्स हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. मतलब चार्ज आया तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब लीव्स में डाइवर्जेंस शो हुई, which means to that the divergence of leaf will depend upon the amount of charge. स्टूडेंट्स, अब जो डाइवर्जेंस है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर. जितनी ज़्यादा चार्ज होगा हमारी जो डाइवर्जेंस है वो भी इतनी ज़्यादा होगी. इट मीन्स टू से डैट स्टूडेंट्स, हमारे पास लीव्स में जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होता जाएगा लीव्स की डाइवर्जेंस भी इतनी ज़्यादा होती जाएगी. मतलब लीव्स में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती जाएगी. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.7 को. हमारा क्वेश्चन नंबर 13.7 है, डिस्क्राइब हाउ वुड यू डिटरमिन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप. आप इलेक्ट्रोस्कोप के मेथड से आप इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करके किस तरह से बता सकते हैं कि एक बॉडी पर किस नेचर का चार्ज है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. एज वी डिस्कस स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने एक ग्लास रॉड लेना है, एक इलेक्ट्रोस्कोप को हम लोगों ने चार्ज करना है. इलेक्ट्रोस्कोप को हम लोग पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं. लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा हमारा इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज है. अब हम लोगों ने एक रॉड लेना है जो पहले से चार्ज है, उसको इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के पास लेके आना है. अगर तो वो रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगा तो जो हमारे जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप भी पॉजिटिवली चार्ज है. दैट्स मीन स्टूडेंट्स, जो हमारे जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज होंगे और जब वो मज़ीद डाइवर्ज होंगे दिस फिनोमिना शो दैट कि हमारे जो लीव्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है. अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, जो हम लोग रॉड लेकर आए उस रॉड को करीब लाने से हमारे जो लीव्स हैं वो दोबारा से अट्रैक्ट हो गए लाइक दिस. अगर वो अट्रैक्ट हो जाते हैं दिस शो डैट कि उस रॉड के ऊपर हमारे पास ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट है. हमारा इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज था, उस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी चार्ज की नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप्स. सो राइट द आंसर. फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी इलेक्ट्रोस्कोप is first charge either by positively or negatively. Suppose the electroscope is positively charged, explained before now. Now it is detect the type of charge on body, bringing a charged body to the disk of positively charged electroscope. फर्स्ट करें, जो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप था पॉजिटिवली चार्ज था, हम लोग उस पॉजिटिवली चार्ज को एक इलेक्ट्रोस्कोप रॉड के करीब लेके गए. तो इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ लीव इंक्रीजिंग, अगर तो हमारे लीव्स की डाइवर्जेंस है वो इंक्रीज़ हो गई. ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था. ठीक है, उन बॉडीज़ ने एक दूसरे को आपस में रिपेल किया लाइक दिस फिनोमिना. ऑन द अदर हैंड, इफ़ द डिवर्जेंस डिक्रीजेज देन द बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड. अगर तो हमारे पास डाइवर्जेंस में डिक्रीज़ हो गई, मतलब जिस तरह ये डाइवर्जेंस हुई तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हमारे जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज हो गया. मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और हमारे जो लीव्स थे वो उनकी डाइवर्जेंस थी वो डिक्रीज़ कर गई. ठीक है, वहाँ पे चार्ज स्टोर्ड हुआ ही नहीं, हम ये कह सकते हैं. ये था स्टूडेंट्स हमारा 13.7 आंसर. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13.8.
explain Coulomb law of electrostatics and write its mathematical form. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कूलम्स लॉ को ड्राइव करना है और हम लोगों ने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को भी डिस्कस करना है। हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू चार्जेस के। हमारे पास चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस बिटवीन दैम ऑफ टू चार्जेस। मतलब रेडियस Q1 के लिए रेडियस R1 और Q2 के लिए रेडियस R2, तो दोनों चार्जेस के रेडियस जो होगा R मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आएगी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है कि यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसे हम लोगों ने कहा फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। हमारे पास इस इक्वेशन में F हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। फोर्स है, F हमारे पास फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड द कूलम फोर्स एंड Q1 Q2 आर द क्वांटिटीज ऑफ टू चार्जेस, R इज़ द रेडियस बिटवीन टू चार्जेस। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो की वैल्यू है वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। हमारा मीडियम कोई भी हो सकता है, हमारा मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, हमारा मीडियम लिक्विड भी हो सकता है और हमारा मीडियम गैस भी हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट, इस कंडीशन में हम लोग मीडियम को अगर लें एयर को तो हमारे पास के की वैल्यू होगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, कि हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग फोर्स कांस्टेंट्स कहते हैं या आप इसे कूलम्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 13.8 का आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13.9 है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में जो एरिया प्लेस है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज है उसके सराउंडेड में जो एरिया प्लेस है, जो रीजन है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू अनदर चार्ज। ऐसा एरिया, ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करे टू किसी अदर चार्ज पे, ठीक है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग डिस्कस करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग जाहिर करते हैं E इज़ इक्वल टू F/Q0 को। E हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, F हमारे पास फोर्स है और Q0 हमारे पास चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी ख़ास पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, जो वो चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है, डैट इज़ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, किसी एक ख़ास पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी चार्ज के ऊपर, तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग यूनिट देखें तो हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट हमारे पास होता है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13.10। If electric intensity is a vector quantity, what will be its direction?
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने देखा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is same as the force of acting on the positive test charge. If the test charge is free to move, then it always move in the direction of electric intensity. ठीक है, अगर हमारे पास टेस्ट चार्ज है वो फ्रीली मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की होगी। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन नंबर 13.10 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 13.11 को। स्टूडेंट्स हमारे पास 13.11 क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी यू डिफाइन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट एंड डिफाइन इट्स यूनिट। हम लोगों ने एक डिफरेंस करना है पोटेंशियल डिफरेंस को। अब स्टूडेंट्स जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कहते हैं, एक हायर पोटेंशियल से एक लोअर पोटेंशियल में जब जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू चार्जेस। वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द एनर्जी सप्लाइड by a unit charge as it moves from one point to another point in the direction of field. एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज से दूसरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज से की जानिब जो हमारे पास एनर्जी सप्लाइड हो रही है उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारे पास यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट SI यूनिट विच इज़ इक्वल टू द जॉल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ज़ाहिर करते हैं V से और हम लोग इसे लिखते हैं V इज़ इक्वल टू E/Q। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट हमें पता है जॉल होता है और चार्ज का यूनिट हमारे पास होता है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होगा वो हमारे पास होगा जॉल पर कूलम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वोल्ट को। वोल्ट क्या है? स्टूडेंट्स, इफ़ 1 joule वर्क इज़ डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ब्रिंगिंग इनटू 1 coulomb पॉजिटिव चार्ज। अगर हम लोग 1 जॉल वर्क करें, ठीक है, to bring the column of 1 positive charge column from infinite to point to the electric field of the potential at that point will be 1 volt। ठीक है, एक जॉल हम लोगों ने एनर्जी ली, अगर उस पर हम लोग 1 कूलम चार्ज लें तो उसका जो आंस होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। सिमिलरली इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और हम लोग वोल्ट को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम लोग इसकी एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कॉलम ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन 1 जॉल, देन पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट विल बी द 1 वोल्ट। अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 1 कॉलम चार्ज हो, अगर हमारे पास चार्ज की वैल्यू हमारे पास 1 कूलम हो और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो हमारे पास हो वो हमारे पास 1 जॉल हो, 1 जॉल हमारे पास एनर्जी हो, ओके, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास 1 कूलम के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि डिफाइन इट्स यूनिट्स, हम लोगों ने इसके यूनिट्स को भी डिफ़ाइन करना है। ओके, अगर हमारे पास 1 जॉल वर्क डन कंज्यूम हो एक 1 कूलम चार्ज के ऊपर, ठीक है, तो उस पर जो पोटेंशियल बिल्डअप होगा डैट इज़ 1 वोल्ट।
क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्ड की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 13.12 को। Show that the potential difference can be described as the energy transfer as the energy per unit charge between the 2 points. स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखना है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम लोगों ने अभी इसका फार्मूला डिस्कस किया। इस फार्मूले के थ्रू हम लोग एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी भी एनर्जी बेसिकली कंज्यूम हुई एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करवाने में, मूव करवाने में। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट। हमारे पास इसका फार्मूला है E इज़ इक्वल टू Q VB minus VA। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज डैट हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज QA है जिसे का पोटेंशियल को हम लोगों ने VA का नाम दिया। सिमिलरली एक पॉइंट B है जिस पे भी पोटेंशियल है जिसे हम लोगों ने VB का नाम दिया। अब द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज द पॉइंट विल बी QB। अब इस पे जो चार्ज होगा पॉइंट A पे उसे हम लोगों ने QVA का नाम दे दिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो हमारे पास B पे चार्ज होगा उसे हम लोगों ने QVB का नाम दे दिया। ओके, अब हम लोग अपने चार्ज को मूव करवा रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। मतलब हम लोग पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव करवा रहे हैं जिसे हम लोगों ने QVA माइनस QVB का नाम दिया। The energy is utilized is drawing some useful work. The energy supplied by charge is equal to QVA minus VB। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं एक पॉइंट चार्ज QA को पॉइंट B तक मूव करवाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13.3 है। What do you mean by the capacitance of a capacitor? Define of a capacitance। हम लोगों ने बताना है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से क्या मुराद है। कैपेसिटेंस बेसिकली इज़ द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। एक कैपेसिटर में कितनी एबिलिटी है कि वो कितने चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। डैट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। सो हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं कैपेसिटेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। इट इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड C इज़ इक्वल टू Q बाई V के। हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला है Q डिवाइडेड बाय V के। स्टूडेंट्स जो कैपेसिटेंस का यूनिट है उसे हम लोग कहते हैं फैरड। अब हम लोग फैरड को डिफ़ाइन करते हैं। इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी द 1 फैरड। अगर हमारे पास चार्ज की वैल्यू हमारे पास 1 कूलम हो, ठीक है, और बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर और उनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट हो, तो वो हमारे पास इक्वल टू होगा 1 फैरड की। अब स्टूडेंट्स जो फैरड है वो एक बड़ा यूनिट है। यूजुअली हम लोग इसको स्मॉल यूनिट्स में भी मेजर कर सकते हैं जिन्हें माइक्रो फैरड भी कहते हैं और पिको फैरड भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13.14 है। Derive the formula of equivalent capacitance of a parallel combination of a number of capacitor। हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पैरेलल कैपेसिटर्स में। स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल। इज़ द मेथड ऑफ लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू अ पॉजिटिवली टर्मिनल ऑफ अ बैटरी।
जितनी भी ये लेफ़्ट टर्मिनल हैं, ये हमारे पास कैपेसिटर्स के, हमारे पास कैपेसिटर C1 है, C1 है, C2 है, C3 है। इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर दिए हैं। By connecting battery or by connecting wire in the same way, the right plate of the each capacitor is connected to the negative terminal of the battery. Similarly students, हम लोगों ने इसके जो नेगेटिव टर्मिनल्स थे वो राइट वाले टर्मिनल्स थे वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करती है कैपेसिटर्स को। हमने स्टूडेंट्स कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोगों ने उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अब डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सेम होती है। ओके, फर्स्टली हम लोग इनके की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ईच कैपेसिटर कनेक्टेड अ बैटरी बाय वोल्टेज ऑफ बैटरी V ऑफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 इज इक्वल टू V3। मतलब इन सब पे कैपेसिटर C1 पे, C2 पे, C3 पे सेम वोल्टेज है। ओके, द चार्ज डिवेल्प अक्रॉस द प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। लेकिन इन पे जो चार्ज स्टोर्ड हुआ है कैपेसिटर C1 पर, C2 पर, C3 पर, इन पे जो चार्ज की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। द टोटल चार्ज Q सप्लाइड बाय बैटरी इज डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। अब हमारे पास Q1 की वैल्यू है C1V, Q2 की वैल्यू हमारे पास है C2V और Q3 की वैल्यू है हमारे पास C3V। हमारे पास जो V है इन सब में कॉमन है, तो हमारे पास V को हम लोग सेपरेट आउट कर लेंगे, वो हमारे पास हो गया Q बाई V और C1 प्लस C2 प्लस C3 हमारे पास एज इट आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3 है ये हमारे पास इक्वल है इक्विवेलेंट कैपेसिटर के। इसको हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटर का नाम दे दिया। अगर हम लोग n कैपेसिटर्स इसमें कनेक्ट करते हैं तो हम लोग Cn को अटैच कर देंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास Cn आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में तो हम लोगों ने जस्ट 3 कैपेसिटर्स लिए, लेकिन अगर हम लोग n कैपेसिटर्स ले लेते हैं, मतलब n टाइम ऑफ कैपेसिटर्स ले लेंगे तो हम लोग यहाँ पे Cn लिख देंगे। ये था हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13.15। स्टूडेंट्स 13.15 हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। हम लोगों ने दो मेन टाइप्स कैपेसिटर्स की डिस्कस की थी, जिनमें हमारे पास था एक वेरिएबल कैपेसिटर और एक हमारे पास था फिक्स्ड कैपेसिटर। अब वेरिएबल कैपेसिटर नाम से ही ज़ाहिर हो रहेगा वेरिएशन जिसमें हो रही होंगी। वेरिएबल कैपेसिटर ऐसा होता है जिसकी कैपेसिटेंस को हम लोग चेंज कर सकें, जिसकी कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकते हो। अब फिक्स्ड कैपेसिटर ऑब्वियसली इसके रिवर्स होगा। फिक्स्ड कैपेसिटर ऐसा होगा जिसमें उसकी कैपेसिटेंस को हम लोग चेंज नहीं कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वेरिएबल कैपेसिटर की भी और फिक्स्ड कैपेसिटर की। फर्स्टली हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर और फिक्स्ड कैपेसिटर की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। इन वेरिएबल कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। मतलब वेरिएबल कैपेसिटर में हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब हम लोग अपनी मर्ज़ी से कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर इज़ वन ऑफ दैट कैपेसिटर इन विच द कैपेसिटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड। जिसमें हम लोग कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते उसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। अब फिक्स्ड कैपेसिटर के एग्जांपल्स हैं हमारे पास पेपर कैपेसिटर और मिका कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, पेपर कैपेसिटर में हम लोगों ने देखा था कि पेपर कैपेसिटर एक हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप होती है जिसमें यूजुअली ऑयल या ग्रेजेस उस पेपर के ऊपर लगा दी जाती हैं। प्लास्टिक शीट हम लोग उसमें यूज़ करते हैं और इसमें तो एल्युमिनियम की हमारे पास फॉइल अटैच्ड होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब पेपर और जो प्लास्टिक शीट है उनको हम लोग फिल्मली रोल्ड आउट भी कर सकते हैं, उनको हम लोग मरोड़ भी सकते हैं, ठीक है।
और उनको मतलब एक हम लोग सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर एंड देन इनक्लोज्ड बाय अ प्लास्टिक केस। हम लोग उनको बंद भी करके एक प्लास्टिक की शेप भी दे सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट, इसकी फिक्स्ड कैपेसिटर की एक और एग्जांपल है मिका कैपेसिटर। इसको भी हम लोगों ने अपने टॉपिक में डिटेल से डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हमारे पास हैं वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटर। अब वेरिएबल कैपेसिटर वो होगा जिसमें कि कैपेसिटेंस को हम लोग अपनी मर्ज़ी से चेंज आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर्स की एग्जांपल को देखें जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने टॉपिक में डिटेल से। तो स्टूडेंट्स, आई होप को सो कि आप लोग इस टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप उस वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13.16 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड टाइप कैपेसिटर। अगेन सेम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी ये टॉपिक डिस्कस करके आए हैं। फिक्स्ड कैपेसिटर आर दोज विच कंटेन, जिसमें हम लोग कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते, इन विच कैपेसिटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड। Fixed capacitor are those which maintain a constant and unchanging values of capacitance, its ability to hold an electric charge, ठीक है, जिसमें हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, उसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। और फिक्स्ड कैपेसिटर की एग्जांपल्स हैं हमारे पास पेपर कैपेसिटर और मिका कैपेसिटर। नेक्स्ट वन हमारे पास है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट देयर वैल्यू कैपेसिटर कैन बी एडजस्टेड और वैरिड। वेरिएबल कैपेसिटर वो होता है जिसमें हम लोग कैपेसिटेंस को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। हम लोग कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर्स हमारे पास हैं जिनमें रेडियो सेट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13.17 को। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 17.17 हमारा क्वेश्चन है, इन लिस्ट सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर। हम लोगों ने कैपेसिटर के कुछ यूजेस को डिस्कस करना है। ओके, हम लोग कैपेसिटर आर यूज्ड वाइडली रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। फॉर एग्जांपल, दे आर यूज्ड बाय ट्यूनिंग ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड रेडियो वेव्स। स्टूडेंट्स, हम लोग कैपेसिटर्स को वॉशिंग मशीन, एयर कूलर्स, एयर कंडीशंस और फैंस में भी यूज़ करते हैं। टेबल फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, एग्जॉस्ट वगैरह हैं हमारे पास, और बहुत सी घरेलू अशिया हैं जिनमें हम लोग कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। अब यूज़ इन कंप्यूटर, हम लोग कैपेसिटर को कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं। हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ट्यून करने के लिए भी हम लोग कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। फिल्टर कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैपेसिटर आर यूज्ड टू रेजोनेट सर्किट एंड ट्यून रेडियो एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। सच सर्किट आर कॉल्ड फिल्टर सर्किट्स। इसके अलावा हम लोग सेरेमिक कैपेसिटर्स को भी यूज़ करते हैं। सेरेमिक कैपेसिटर्स को मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सेरेमिक कैपेसिटर्स की अगर हम लोग बात करें तो सेरेमिक कैपेसिटर्स बाकी कैपेसिटर्स के निस्बत बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर होते हैं और इनके काफ़ी ज़्यादा इस्तेमालात हैं। ये तमाम कैपेसिटर्स हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13.18। डिस्कस वन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी की एक एग्जांपल को डिस्कस करना है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग इसकी एक एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एयर क्लीनर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एयर क्लीनर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग किसी ख़ास जगह पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग क्लीन अप करते हैं। ओके, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर इज क्लीनर इज़ यूज्ड टू होम to relieve the discomfort of allergy sufferers. Air mixed with dust and pollen enter the device across the positively charged screen mesh. एयर के पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए या डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव आउट के लिए हम लोग एयर क्लीनर्स को यूज़ करते हैं। अगर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करें तो ये हमारे पास दो बारीक जालियों के ऊपर कंसिस्ट करता है।
ओके। अब इनमें से एक जो नेट है इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो दूसरे के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब जिसकी वजह से जो दूसरी जाली है उस पर इंडक्शन की वजह से बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। जब डस्ट के पार्टिस एयर से गुजरते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब भी ये एयर से गुजरेंगे तो ये पहले पॉजिटिव चार्ज वाली जो जाली है उसके ऊपर जाएंगे। जब यही पॉजिटिव चार्ज वाली जो जाली है पर से गुजरते हैं तो डस्ट पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब मज़ीद ये आगे चल के जब नेगेटिव चार्ज वाली जाली के पास पहुंचेंगे, ठीक है, तो अब इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज शुदा जो जाली के साथ ये आपस में कोलैप्स कर जाते हैं और इस तरह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके जो डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद कम हो जाती है और हवा के साथ वो वैनिश कर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन रिमूव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ कंटेमिनेट्स फ्रॉम द एयर सिस्टम्स। स्टूडेंट्स, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा, इसको हम लोगों ने अपने टॉपिक में भी डिटेल से डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 13.19। 13.19 हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी के जो हैज़र्ड्स हैं उन्हें डिस्कस करना है। स्टूडेंट, फर्स्टली हमारे पास है लाइटनिंग। अब लाइटनिंग क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास द फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग ऑकर ड्यू टू द लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच बिल्ड अप विद द हैवी थंडर्स क्लाउड्स। बादलों की गरज और चमक की वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज जब बहुत ज़्यादा स्टोर्ड हो जाता है तो इसकी वजह से हमारे पास लाइटनिंग का फिनोमेना होता है। बेसिकली बादल हैं, पानी और हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ जब उनमें जब आपस में वो रब करते हैं, उनमें रगड़ की वजह से चार्ज स्टोर्ड हो जाता है। अब वो बादलों में इतना ज़्यादा चार्ज स्टोर्ड हो जाता है जिसकी वजह से बादलों पर मौजूद चार्ज हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब हवा में मौजूद जो एयर है उसमें हमारे पास लेट्स सपोज नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, हवा पे हमारे पास लेट्स सपोज नेगेटिव चार्ज आ गया। जब ये किसी ज़मीन या फिर किसी बुलंद मकाम पर डिस्चार्ज होता है तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट काजेस करता है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी रीड आउट करते हैं इसको लाइटनिंग के फिनोमेना को। द थंडर्स क्लाउड्स आर चार्ज बाय फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। जो बादल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं and the thunder clouds of the air molecules. When the charge on the thunder cloud is sufficiently high, जब बादलों पे चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, it can produce positive and negative charge in the air. तो ये हवा के मॉलिक्यूल के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप करता रहता है। इस तरह से एक ज़्यादा तादाद में नेगेटिव चार्ज हो जाता है और अब हम लोगों ने इसको ग्राउंड में डिस्चार्ज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, दिस एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ वेरी डेंजरस टू स्विम इन ओपन सी प्ले। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों को इनकी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि बादल की गरज चमक के दौरान हमें खुले समंदर में नहाने से परहेज़ करना चाहिए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमें जब बादल वगैरह हो रहे हों तो हमें खुले मैदान में रहने से बचना चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट्स, इमारतों के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए। लाइटनिंग कंडक्टर्स की वजह से जो एक्स्ट्रा चार्ज जो थंडर्स क्लाउड में स्टोर्ड होता है वो उस चार्ज को अब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर्स बेसिकली क्या हैं? इमारत के ऊपर वाले हिस्से पर एक तांबे की फिक्स पतरी होती है, ठीक है। अब इस पतरी को हम लोगों ने एक वायर के साथ जोड़कर हम लोगों ने इसको ग्राउंड किया होता है, ठीक है। अब इसका मकसद जो हवा में मौजूद जो एयर में नेगेटिव चार्ज था, हमारा जो एयर में हमारे पास नेगेटिव चार्ज था वो उसको मुनासिब एक वे प्रोवाइड करता है। इस तरह से जो आसमान से बिजली आती है वो लाइटिंग कंडक्टर्स के ज़रिए उसको अर्थ कर देता है, उसको अर्थ तक भेज देता है।
अब वो जब अर्थ तक भेजेगा तो आसमान से बिजली के दौरान होने वाली जो चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग के नतीजे में हम लोग मुमकिना तौर पर जो डेंजरस इफ़ेक्ट्स हैं उनसे हम लोग बचा जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट वन स्टूडेंट्स हमारे पास है फायर और एक्सप्लोजन्स, आग या धमाका। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा मकामात पर आग या जो एक्सप्लोजन्स हैं उनकी एक वजह ये है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर हो जाता है। स्टूडेंट्स जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियाँ या कंटेनर्स होते हैं वो उनमें जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल के पाइप के साथ जो रगड़ के नतीजे में एक चार्ज पैदा होता है। इसी वजह से स्टूडेंट जब हम कार से बाहर देखते हैं या फिर कोई जिस्म पर कोई कपड़ा वगैरह उतारते हैं तो इसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। अब ये जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं, ये जो स्टैटिक चार्जेस हैं ये काफ़ी हद तक डेंजरस होते हैं। स्टैटिक जो चार्ज है, अगर ये चार्ज किसी ऐसे एरिया में अगर हम लोग इन चार्जेस को डिस्चार्ज करें, ठीक है, जहाँ पर पेट्रोल या फिर वहाँ हो तो वहाँ पे जहाँ पे कोई पेट्रोल वगैरह हो, अगर हम लोग ऐसी जगहों पे वहाँ पे चार्ज स्टोर करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे फायर का फिनोमेना क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे आग लग जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सफ़र के दौरान कंटेनर्स के साथ जो इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा हो जाते हैं और पेट्रोल डालते वक्त जो कंटेनर्स की बॉडी होती हैं, पेट्रोल डालते वक्त जो कंटेनर्स की बॉडी होती हैं उनको हम लोग अर्थ ग्राउंड कर देते हैं, उनको ज़मीन में दबा दिया जाता है, उनको ज़मीन पर नहीं रखा जाता बल्कि ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है ताकि जो पेट्रोल का पाइप है और जो नोज़ल है कंटेनर की उनका आपस में कांटेक्ट ना हो सके, ठीक है। उनको आपस में हम लोगों ने पेट्रोल के पाइप और नोज़ल के कंटेनर के साथ मिलाकर रखना चाहिए ताकि कंटेनर में जो पेट्रोल डालते वक्त उनके अंदर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर वो लेट्स सपोज़ वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर्ड हो गया तो वो अगर एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर्ड हो गया और हम लोगों ने उस चार्ज को अर्थ ग्राउंड नहीं किया तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन या फिर फायर मतलब हो सकती है, आग लग सकती है या फिर कोई ना कोई धमाका हो सकता है वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर्ड होने की वजह से। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप सो स्टूडेंट्स ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।